वीडियो को आगे शुरू करने से पहले जियो पॉलिटिक्स की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। नाउ यूके के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के रिजल्ट आ गए हैं। ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी जिस तरीके से एग्जिट पोल में पीछे चल रही थी, ठीक वैसा ही हुआ। लेबर पार्टी ने इस बार अपनी गवर्नमेंट फॉर्म की है और ये हिस्टोरिक हैगा, क्योंकि 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी का जो रूल हैगा वो यूके से खत्म होगा और लेबर पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। इन इलेक्शंस की मेन हाईलाइट्स क्या थी, इंडिया यूके के रिलेशंस पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वेस्ट में बढ़ते राइट विंग के इन्फ्लुएंस, इसके अलावा इसराइल हमास की वॉर, रशिया यूक्रेन की वॉर, ट्रांस अटलांटिक कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी इंटरेस्ट पर इस इलेक्शंस का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगेन। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप ये जान लो कि यूके के इलेक्शंस होते कैसे हैं। ये मैप आप अपनी जो स्क्रीन पे देख रहे हो ना, इसमें स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड को अगर आप जोड़ लेते हो तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। और अगर आप इसमें से नॉर्दर्न आयरलैंड को हटा देते हो तो ये बन जाता है ग्रेट ब्रिटेन। अभी जो इलेक्शंस हुए हैं ना वो यूके में हुए हैं, मतलब इन चारों जगहों पर वोटिंग हुई है। और यूके क्या हैगा, बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाला पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट करने वाला एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैगा, जहाँ पर जो इलेक्शंस है ना वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम्स के थ्रू होते हैं। ओवरऑल यूके में ना 650 के अराउंड एमपीज हैं जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए इसी प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो लंदन की कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, जब वहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर देती हैं और उनके बीच में वोटिंग होती है। और उसमें जो सबसे ज़्यादा वोट गेन कर लेता है ना वो अपने आप इलेक्ट हो जाता है। ध्यान रखना, इसमें मेजोरिटी नहीं चाहिए होती 51% या और कुछ। ये जो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम है ना, यही वजह है कि अगर आप इलेक्शंस के रिजल्ट को बारीकी से देखोगे ना तो कुछ पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनको सीटें ज़्यादा मिली हैं और वोट शेयर कम है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जिनको सीटें कम मिली हैं और वोट शेयर ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लेबर की सीटें देखोगे ना तो उन्होंने 63% सीटें जीती हैं, लेकिन उनका वोट शेयर सिर्फ 34% है। और दूसरी तरफ अगर आप कंजर्वेटिव को देखोगे तो उनका वोट शेयर 24% है, लेकिन सीटें सिर्फ उन्होंने 19% ही जीती है। वोट शेयर उनका 10% कम है, लेकिन सीटें देखो कितनी कम है। ऐसा ही रिफॉर्म यूके पार्टी के साथ हैगा, उनको वोट शेयर का टोटल 14% मिला है, लेकिन सीट सिर्फ 1% ही मिली है। दूसरी तरफ जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैंगे उनको वोट शेयर का टोटल 12% मिला है, लेकिन जो सीटें हैंगी वो 11% मिली है, जो कि कहीं ज़्यादा है। मेन हाईलाइट्स की बात करें तो सबसे बड़ी हाईलाइट यही है कि जो लेबर पार्टी हैगी उसने 412 सीटें जीती है, जो कि बहुमत के आंकड़े 326 से कहीं ज़्यादा है। और लेबर पार्टी की ये जो परफॉर्मेंस हैगी ना, ये 1997 के बाद से टोनी ब्लेयर की लीडरशिप में जो लेबर पार्टी ने परफॉर्मेंस करी थी उसके बाद दूसरी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है इलेक्शंस में। हालांकि लेबर पार्टी ने जो वोट शेयर गेन किया है पूरे यूके में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैंगी उसमें ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन साल 2010 और साल 2019 के कंपैरिजन में जो इस बार परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी रही है। सबसे बड़ी जो हाईलाइट इस इलेक्शन में थी ना वो ये थी जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बेसिकली जो दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ है यूके में, कंजर्वेटिव और लेबर। इनसे अलग जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन्होंने अब तक की अपनी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी। 100 सालों के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट शेयर गेन किया और सबसे ज़्यादा सीटें भी गेन करी। ये जो ट्रेंड है ना ये दिखा रहा है कि जो टू पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेटेड सिस्टम है ना, इसको वेस्ट में अब चुनौती मिलने लग रही है। ऐसा ही कुछ आपने देखा होगा यूएसए में भी हो रहा है। इस पर कभी बाद में अलग से मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हैगी वो फार राइट विंग का राइज हैगा। जिस तरीके से ईयू में इलेक्शंस हुए थे, मैंने आपको बताया था फार राइट विंग का राइज हुआ है, ठीक वैसा ही यूके के इलेक्शंस में भी हुआ। रिफॉर्म यूके पॉलिटिकल पार्टी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है इस बार, हालांकि उसको सीटें कम ही मिली है, लेकिन उनके जो लीडर है नाइजल फेराज इस बार एज अ एमपी वो इलेक्ट हुए हैं। और एज यूजुअल ये जो वोट शेयर बढ़ा है ना इस फार राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज का, उन्हीं ग्रुप में बढ़ा है, उन्हीं एरियाज में बढ़ा है जहाँ पे साल 2016 में ब्रेक्जिट के फेवर में वोट हुआ था। दूसरी तरफ जो ग्रीन पार्टीज हैं उनका भी वोट शेयर बढ़ा है, और एज यूजुअल जो उनका वोट शेयर है वो उन एरियाज में बढ़ा है जहाँ पे ब्रेक्जिट के अगेंस्ट में वोट हुए थे। एक और बड़ी डेवलपमेंट जो इस इलेक्शंस में देखने में आई ना वो ये थी कि जो मुस्लिम्स का वोट शेयर है ना वो ज़्यादातर जो लेबर पार्टी है उसके फेवर में ही जाता था, लेकिन इस बार वो थोड़ा सा घटा है। और जो अदर कैंडिडेट्स हैं ना उनको इस बार मुस्लिम्स का ज़्यादा वोट मिला है। वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग डेवलपमेंट इस इलेक्शंस में जो थी ना वो ये थी कि जो स्कॉटलैंड में एसएनपी पॉलिटिकल पार्टीज है उसका लगभग पूरी तरीके से ही सफाया हो गया। ये जो एसएनपी पॉलिटिकल पार्टी है ना ये वही है कि जो स्कॉटिश रेफरेंडम की बात करती है और ईयू में स्कॉटलैंड को दोबारा से शामिल करने की बात करती है। और ये जो सीटें एसएनपी ने खोई है ना ये लेबर पार्टी को खोई है। ठीक ऐसा ही कुछ वेल्स में भी हुआ, कंजर्वेटिव ने अपनी 12 सीटें खो दी और वहीं लेबर पार्टी ने जो वेल्स है ना यहाँ पे बहुमत पा लिया। दूसरी तरफ जो नॉर्दर्न आयरलैंड हैगा, यहाँ पे जो सिन फेन पॉलिटिकल पार्टी है ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में सामने आई है। पार्टी की परफॉर्मेंस को अगर इंग्लैंड के रीजन वाइज देखें ना तो लंदन ही एक है जहाँ पे कंजर्वेटिव्स को थोड़ा कम नुकसान हुआ है। बाकी अदरवाइज अगर आप कहीं भी देखोगे ना तो पॉलिटिकल पार्टीज में कंजर्वेटिव को सभी जगह नुकसान हुआ है, चाहे वो मिडलैंड हो, नॉर्थ हो या फिर साउथ हो। वोटिंग की बात करें तो साल 1885 के बाद से यूके में जो वोटिंग है उसको ट्रैक किया जा रहा है। साल 2001 में सबसे कम वोटिंग हुई थी 59%, उसके बाद दूसरी
दूसरी बार ऐसा हुआ है जब सबसे कम वोटिंग हुई है 60%। ये तो थी इलेक्शंस की मेन हाईलाइट्स। इसका जो बेसिकली क्रक्स है ना वो यही है कि जो कंजर्वेटिव की हार है ना वो इतनी भी बड़ी नहीं है, क्योंकि वोट शेयर का जो डिफरेंस है ना वो ज़्यादा नहीं है। ये हार कुछ कुछ वैसी है कि जैसे साल 2016 में यूएसए के इलेक्शन में ट्रंप ने हिलेरी क्लिंटन को हरा दिया था। हालांकि जो हिलेरी क्लिंटन को वोट है वो ज़्यादा मिली थी। जो भी हो, कीर स्टारमर ने ना सिर्फ लेबर पार्टी को लीड किया है बल्कि अब वो एज अ प्राइम मिनिस्टर यूके को भी लीड करेंगे। लेबर पार्टी का स्टांस इंडिया को लेकर क्या होगा? क्या वो कंजर्वेटिव पार्टी के बीते 14 सालों से जो स्टांस उन्होंने भारत के लिए अपनाया हुआ है उससे अलग होगा? ये देखने वाली बात है। रीजन, जो लेबर पार्टी अब जो पावर में आ रही है ना ये काफ़ी टाइम बाद आ रही है। इससे पहले जब उन्होंने यूके को लीड किया था उस समय में और अब के समय में ना डिफरेंस बहुत ज़्यादा आएगा। उस समय साल 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आया था, रशिया में व्लादिमीर पुतिन का राइज नहीं हुआ था, चाइना में शी जिनपिंग का राइज नहीं हुआ था, यूएसए में ट्रंप का फियर नहीं था, ब्रेग्जिट नहीं हुआ था, रशिया यूक्रेन की वॉर नहीं हुई थी, इजराइल हमास की वॉर नहीं हुई थी, रशिया चाइना के बीच में कोऑपरेशन नहीं हो रही थी, रशिया और यूएसए के बीच में राइवलरी नहीं थी, यूएसए और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर नहीं थी। लेकिन अब ये सब है जिसका स्टारमर को सामना करना पड़ेगा, और ऐसे में उनको एक रिलायबल पार्टनर चाहिए जो ना तो उनको यूरोप में मिल रहा है ना ही नॉर्थ अमेरिका में मिल रहा है। ये जो रिलायबल पार्टनर रहेगा ना ये एशिया में हमारा भारत रहेगा, जो यूके की ना सिर्फ डिजायर्स को पूरा कर सकता है बल्कि उसकी विशेष को भी पूरा कर सकता है। फिर चाहे अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना हो, या फिर ग्लोबल सुपर पावर के रूप में दोबारा से राइज करना हो, या फिर इंडो पैसिफिक में अपने इंटरेस्ट को सर्व करना हो, या फिर अपनी गिरती इकोनॉमी को दोबारा से पटरी पर लाना हो। और यूके के इन सभी टारगेट्स को पूरा करने के लिए जो सबसे क्रूशल स्टेप रहेगा ना, मेरा मानना है वो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और ये कब साइन होगा गॉड नोज। बोरिस जॉनसन ने साल 2022 की दीपावली की डेडलाइन सेट करी थी, ये कहकर कि हम उससे पहले ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। हालांकि तब तक कुछ हुआ भी नहीं। तब से अब तक 14 राउंड्स की टेबल टॉक्स हो चुकी है जिसमें ज़्यादा कुछ खास बड़ा हुआ नहीं है। हालांकि जो एनडीए लेड 3 गवर्नमेंट है इंडिया की, इन्होंने अपने 100 डे के वर्किंग एजेंडा में ये साफ कर दिया है कि ब्रिटेन के साथ एक एफटीए साइन करना हमारी प्रायोरिटी होगी। और ऐसा ही कुछ लेबर पार्टी ने भी कहा है, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद से यूके की जो इकोनॉमी है ना वो काफ़ी नेगेटिवली हर्ट हुई है। G7 में भी अगर आप देखोगे तो एक बार को इटली और जापान ने भी अच्छा परफॉर्म किया है यूके के कंपैरिजन में। और अगर आप ध्यान दो ना तो यूके में जो पीएम बने थे ऋषि सुनक, उनको पीएम ही इसीलिए बनाया गया था क्योंकि वो इससे पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री को लीड कर चुके थे, इसीलिए उनको पीएम बनाया था ताकि वो जो यूके की इकोनॉमी है ना उसको रिवाइव कर सकें। इवन स्टारमर भी ये बात अच्छे से जानते हैं, इसीलिए उन्होंने यूके की हिस्ट्री की फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर को, जिसको अभी अपॉइंट किया है रेचल रीव्स को, इनको ऐसे ही अपॉइंट नहीं कर दिया। इन्होंने साल 1990 में जो जापान में इकोनॉमी स्टैग्नेट कर गई थी ना, इस टॉपिक पर अलग से डेडिकेटेड स्टडी की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंडर। क्योंकि प्रेजेंट डे में जो यूके की प्रॉब्लम है ना वो कुछ कुछ ऐसी ही है, और ये जो प्रॉब्लम है ना ये एक बार में दूर हो जाएगी अगर इंडिया के साथ यूके एफटीए साइन कर लेता है। इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इंडिया ने पहले से ही ऑस्ट्रेलिया के साथ, इसके अलावा न्यूजीलैंड के साथ, इसके अलावा यूरोपियंस की कुछ दूसरी कंट्रीज़ हैं उनके साथ एफटीए साइन कर लिया है। यूके को ब्रेग्जिट के बाद से ज़रूरत और भी ज़्यादा है, इंडिया को कम है। एक बार को जो टॉक्स है अब दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगी, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी बनी हुई हैं। रीज़न, जो ब्रिटेन है वो चाहता है कि जो स्कॉच है उसकी, इसके अलावा जो विस्की है, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और जो चॉकलेट है, इनके ऊपर जो इंडिया 150% तक का टैरिफ लगाता है, इसको जो है वो खत्म कर दे। हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमें जो अपनी इंडस्ट्री है वो प्रोटेक्ट करके रखनी है। ऑन दी अदर हैंड जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये चाहती है कि जो इंडियन सर्विस सेक्टर है जो कि यूके में सर्विस प्रोवाइड करता है, जो उनकी सर्विस सेक्टर को ग्रो कर रहा है, इनके लिए जो वीज़ा रिलैक्सेशन है उनको थोड़ा आसान बना दिया जाए और जो उसका टाइम फ्रेम है वो बढ़ा दिया जाए। हालांकि लेबर गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि फार राइट विंग का राइज ना सिर्फ यूरोप में हुआ है बल्कि यूके में भी हुआ है। इस वजह से जो एंटी इमिग्रेशन और माइग्रेशन वाले स्टांस है वो ना सिर्फ नरिश कर रहा है बल्कि फ्लरिश भी कर रहा है, ना सिर्फ यूरोप में बल्कि यूके में भी। एक और एरिया जहाँ पे दोनों ही देशों के बीच में क्लैशेस है वो है कार्बन टैरिफ को लेकर, जो साल 2027 के बाद से यूके लागू करने वाला है। इस वजह से जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि एक्सपोर्ट करती हैं यूके को, उनको काफ़ी नुकसान होगा। अगर ये दोनों इश्यूज़ रिजोल्व हो जाते हैं तो मेरा मानना है ट्रम्पिफिकेशन का जो काम यूरोप में चल रहा है ना उसको ध्यान में रखते हुए यूके जल्दी ही, ट्रंप जो पावर में शायद यूएसए में आ ही जाएंगे, उनको ध्यान में रखते हुए जो एक एफटीए है इस साल के आखिरी तक इंडिया के साथ साइन कर ही लेगा। तो क्या सब कुछ ऑल सेट डन है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खालिस्तान का इशू, इसके अलावा कश्मीर का इशू, दोनों ही देशों के बीच में जो टेंशन है वो बना के रखेगा। और इसका जो रीज़न है ना वो भी काफ़ी ऑब्वियस है। जो लेबर पार्टी है ना इसकी एक हिस्ट्री रही है कंजर्वेटिव के कंपैरिजन में, जो इंडिया के इंटरनल इशूज़ है ना इनके ऊपर ये कई बार कमेंट कर चुके हैं। अभी साल 2019 में भी जेरेमी कॉर्बिन ने, जो लेबर पार्टी के उस समय लीडर थे ना, एक प्रस्ताव पास कर दिया था जिसमें इंटरनेशनली जो रेफरेंडम करवाने की मांग करी थी जम्मू कश्मीर में। इसके अलावा जो आर्टिकल 370 हटाया है ना इसकी भी आलोचना करी थी। और ये जो लेबर पार्टी का स्टांस है ना ये नया नहीं है। साल 1997 में जब टोनी ब्लेयर ने यूके में अपनी लेबर पार्टी की सरकार बनाई थी उस समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय जो एलिजाबेथ है और उनके जो हस्बैंड हैंगे प्रिंस फिलिप, उनको इंडिया में इनवाइट किया गया था, लेकिन उन्होंने इंडिया आने से पहले पाकिस्तान को विजिट किया और वो अकेले नहीं गए थे। उस समय उनके साथ जो ब्रिटिश विदेश सचिव है ना रॉबिन कुक, वो भी गए थे और उन्होंने पाकिस्तान में जाकर क्या बयान दिया था कि हम जो कश्मीर का इशू है ना ये नेगोशिएट करवा सकते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में। सरप्राइजिंगली उस समय की जो इंडियन गवर्नमेंट है ना उसने यूके की गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया था, ये कहकर कि आप थर्ड क्लास की सुपर पावर है, आपकी इज्जत की और बस की बात नहीं है ये। तो हाँ, उस समय भी जो इंडियन गवर्नमेंट है ना उसका जो फॉरेन पॉलिसी में स्टांस है वो काफ़ी बोल्ड हुआ करता था।
कश्मीर इशू के अलावा जो खालिस्तान समर्थक लेबर एमपीज़ हैंगे, इनके जो बयान हैंगे, ये दोनों देशों के बीच में जो रिलेशन है इसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे। और ऐसे बयान देने वाले जो कुछ लीडर्स हैं ना, वो काफ़ी आगे निकल गए हैं यूके की लेबर पार्टी में। इसमें जो सबसे आगे हैं वो है परविंदर कौर, इसके अलावा प्रीत कौर गिल। ना सिर्फ ये बब्बर खालसा का समर्थन करते हैं, बल्कि जो स्मिथिक गुरुद्वारा हैगा ना यूके में, जो कि खालिस्तानियों का गढ़ बना हुआ है, उसको भी अपना पूरा समर्थन देते हैं। पर मेरा मानना है जो स्टारमर गवर्नमेंट हैगी, जो अब यूके को लीड कर रही है, उनका इंडिया के लिए काफ़ी फ्रेंडली स्टांस होगा। रीज़न, लास्ट टाइम जब यूके को लीड किया था लेबर पार्टी ने, उस समय में और अब के समय में काफ़ी अंतर रहेगा। इंडिया अब एक सुपर पावर के रूप में राइज कर रहा है, और यूके इनडायरेक्टली और डायरेक्टली अगर ये बात समझ लेता है कि वो एक बार को चाहे या ना चाहे, भारत का जो कश्मीर का इशू हैगा पाकिस्तान के साथ, उसको रिजोल्व करवा पाए या ना करवा पाए, उसके लिए जान लेना बेहतर रहेगा कि जो उसकी गिरती हुई जो इकोनॉमी है ना, उसको पटरी पे भारत ला सकता है। इंडो पैसिफिक में जो इंटरेस्ट है ना यूके के, वो इंडिया सर्व करवा सकता है। इसके अलावा जो ग्लोबल सुपर पावर बनने का यूके का जो सपना है ना, वो इंडिया पूरा करवा सकता है। नाउ वीडियो के थर्ड पार्ट पर आते हैं। रशिया यूक्रेन की लड़ाई में यूके की जो नई लेबर गवर्नमेंट है, इसका स्टांस क्या होगा। लेबर गवर्नमेंट ने साफ कर दिया है अनवेवरिंग सपोर्ट हैगा यूक्रेन को। अभी रिसेंटली ही नाटो का जो समिट हुआ है, इसमें F-16 देने की बात जो यूक्रेन को करी है, इसमें यूके ने भी समर्थन किया है। इसराइल हमास की जो ये वॉर हैगी, इसमें जो लेबर गवर्नमेंट नई बनी है यूके में, इसने इसराइल का सपोर्ट किया है, लेकिन अनवेवरिंग सपोर्ट नहीं किया है जैसा कि यूक्रेन का किया है। जब इसराइल हमास की वॉर शुरू हुई थी ना, तब स्टारमर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो इसराइल है ना, उसको राइट हैगा कि वो गाजा में इलेक्ट्रिसिटी की और वाटर की जो सप्लाई है उसको कट कर सकता है। और ये जो स्टेटमेंट है ना, इसकी वजह से स्टारमर को बहुत बैकलैश फेस करना पड़ा, और इलेक्शन में ये दिखाई भी दिया। कई कैंडिडेट जो लेबर पार्टी ने अपने डिक्लेयर किए थे ना इलेक्शंस में, जो मिनिस्टर की पोस्ट होल्ड कर सकते थे गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, वो इलेक्शन में हार गए। और जो जीते भी है ना, उनमें से कुछ वो बहुत कम मार्जिन से जीते हैं, कहीं पे 500 वोटों से, कहीं पे 900 वोटों से। और इलेक्शंस के जो सर्वे बता रहे हैं ना, इनको जिन्होंने हराया है वो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मुस्लिम वोट्स गेन किए हैं। चाइना को लेकर जो नई लेबर सरकार है उसने पहले ही साफ कर दिया है, वो रिलेशंस को ऑडिट करेंगे, कोऑपरेशन के एरियाज को अलग किया जाएगा, कॉम्पिटिशन के एरियाज को अलग किया जाएगा। और मेरा मानना है इसमें जो क्लैरिटी है ना, वो यूएसए के इलेक्शंस के बाद ही हो पाएगी। रीजन, G7 का मेंबर होने के नाते, इसके अलावा 5 आइज का मेंबर होने के नाते यूके के ऊपर काफ़ी दबाव रहेगा अगर ट्रंप वापसी कर लेते हैं यूएसए में, कि वो चाइना के ऊपर प्रेशर बना के रखें। अपार्ट फ्रॉम इसके यूके के लिए भी बेहतर होगा कि वो याद रखें लॉकडाउन में किस तरीके से ट्रेड प्रैक्टिसेस के थ्रू चाइना ने बुली करने की कोशिश करी थी ऑस्ट्रेलिया को। लिथुएनिया के साथ भी चाइना ने ऐसा ही किया था जब उसने ताइवान का फेवर किया था। ऐसे में नई लेबर गवर्नमेंट ध्यान रखेगी कि वो अपने ईवी सेक्टर में, इसके अलावा सेमीकंडक्टर के एरिया में चाइना को किसी भी तरीके की लीवरेज प्रोवाइड ना कर दे। यूके की नई लेबर गवर्नमेंट बिना इंडिया के साथ FTA साइन किए, बिना EU की कोऑपरेशन के ऐसा कैसे करेगी, ये देखने की बात है। फिलहाल के लिए है इस वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सी यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन हैव फन।